Let us just start. Today we are going to learn फॉर्मेट। तो सबसे पहले फॉर्मेट के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास मिलता है सबसे पहले रो हाइट। रो हाइट का मतलब होता है कि लाइन की, रो कहते हैं लाइन को, हाइट कहते हैं इसकी हाइट। तो यहाँ पे जो ये चीज़ आप देख रहे हो दिस इज कॉल्ड रो हाइट। ये देखो इस रो की मैंने हाइट बढ़ा दी तो इसी को हम बोलेंगे रो हाइट। तो यहाँ पे आप देख लो, जैसे मैं इसको कम कर देता हूँ ना, आप देखो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, हाइट 25.50 यानी 34 पिक्सल्स। अगर मैं इस वाले पे क्लिक करूं तो आप देखो इसकी नॉर्मल जो होती है वो 15 होती है, यानी 20 पिक्सल्स इसकी नॉर्मल हाइट होती है। समझ आ रही है बात, यानी जो बाय डिफ़ॉल्ट वहीं से होती है। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ रो हाइट की बात करें तो यहाँ पे देखो 15 आ रहा है। अब कौन सी सेल सिलेक्टेड है, कौन सी रो, वेरी गुड 10। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 35, क्या कर देता हूँ, तो जैसे ही मैं ओके करूँगा आप देखो किसकी हाइट बढ़ गई, रो 10 की। समझ आ रही है बात। तो दिस इज कॉल्ड रो हाइट। सिमिलरली सेकंड वन इज ऑटो फिट रो हाइट। दिस मीन्स ऑटोमेटिकली इट शुड फिट विद द टेक्स्ट एज पर टेक्स्ट। जितना टेक्स्ट है उसके हिसाब से आप जो है इसको फिट कर दो। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यही होती है। अभी देखो इसमें कोई टेक्स्ट नहीं है तो इसमें हाइट जो है वो नॉर्मल वाली आ गई, कौन सी, 15। समझ आ रही है बात। तो हो गई दो चीज़ें। तीसरी चीज़ जो है दैट इज़ कॉल्ड कॉलम विड्थ। अब कॉलम किसको बोलते हैं हम, दिस इज़ कॉलम, ठीक है। अब अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ानी होगी तो जैसे कि यहाँ पे जैसे मैं लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 8.43 यानी 64 पिक्सल्स बाय डिफ़ॉल्ट इसकी है। समझ आ रही है बात। अब अगर यहाँ पे जाके क्या बोलते हैं कॉलम विड्थ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्या है ये 8.43, इसको कर दो आप 20, कितना। जैसे मैं ओके करूँगा आप देखो इसकी विड्थ बढ़ गई या नहीं बढ़ गई। तो दिस इज कॉल्ड विड्थ। नाउ नेक्स्ट चीज़, आप ये चीज़ें यहीं से भी कर सकते हो, यू डोंट नीड टू गो देयर। आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। छोटा करना होगा तो यहाँ से करोगे, बड़ा करना होगा तो वहीं से करोगे। समझ आ रही है बात। कॉलम के ऊपर में आना है, ये वाला जो सेक्शन है जहाँ पे देखो आप कर्सर चेंज हो जाता है, यहीं पे लेफ़्ट क्लिक करोगे एंड देन ड्रैग करोगे तो जितना बड़ा आपको चाहिए उतना बड़ा बना सकते हो। तो यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सारे कॉलम्स को एक साथ करना चाहते हो, देखो यहाँ पे इस वाले कॉलम की विड्थ कितनी है, मतलब बहुत ज़्यादा है ना एज़ कम्पेयर टू अदर्स, इसकी कम है। अब अगर आपको सबको एक ही साथ एक ही विड्थ देनी है तो आप यहाँ पे लिखोगे जैसे कि 20 में दे रहा हूँ। जैसे ही मैं ओके करूँ आप देखो सब की 20 होगी कि नहीं होगी। तो यही फ़र्क है इसमें। दिस कॉल्ड सेपरेट, यहाँ आप बोल सकते हो 1 by 1, ठीक है। 1 by 1 इसकी विड्थ बढ़ाना कम करना, लेकिन वहाँ पे एक साथ सबका होता है, यही फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। देन वी हैव ऑटो फिट कॉलम विड्थ। आप देखो इससे क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखूँगा, कोई बड़ा सा, ये मैंने नंबर लिखा, ठीक। अब देखो मैं इन सब को सिलेक्ट करूँगा, इन 2-3 कॉलम्स को सिलेक्ट करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखो ये फिट हुआ, इसके बराबर कि नहीं हुआ, है ना। और इनका बराबर वही है जो इनका मैंने रखा है उस वाली सेटिंग में। समझ आ रही है बात। तो जितना आपका कंटेंट होगा अकॉर्डिंगली उसकी हाइट उतनी ही होगी। जैसे कि यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 मैं लिखूँगा खाली। अब सबको फिर से सिलेक्ट करूँगा एंड देन फॉर्मेट पे ऑटो फिट करूँगा। आप देखो इसकी छोटी हुई कि नहीं हुई, हुई ना। तो ये किसके हिसाब से हो रहा है, कंटेंट के हिसाब से, यानी जितना आपका डेटा है। बात आ रही है समझ। नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज़ डिफ़ॉल्ट विड्थ। डिफ़ॉल्ट विड्थ तो पता ही है, यानी जो बाय डिफ़ॉल्ट वहीं से होती है, जो पहले थी कितनी 8.43 शायद, ठीक है। तो जैसे मैं ये करूँगा ना आप देखो इन सब की चेंज हो जाएगी। यहाँ पे अभी बता रहा है स्टैंडर्ड विड्थ जो मैंने रखी है, यानी मैंने जो रखी थी वो 20 है। अब अगर मैं वही वाली रखना चाहता हूँ 8.43 तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा और उसके बाद ओके करूँगा। आप देखो सबका साइज़ जो है वो चेंज हो गया है डिफ़ॉल्ट। इन दोनों का नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इनका एज़ पर कंटेंट मैंने ऊपर वाला ऑप्शन जो है रखा है, कौन सा, ऑटो फिट विद विड्थ, और दूसरा जो है ये कॉलम विड्थ। समझ आ रही है। उसके बाद आती है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि इस सेल को मैंने सिलेक्ट किया एंड देन मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आ रहा है विजिबिलिटी के अंदर हाइड एंड अनहाइड। अब अगर मैं यहाँ पे देखो आप कितने रो का नंबर क्या है, उससे पहले वाली 2 और 4 उसके बाद, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ना हाइड रो, देखो जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा ना, अब क्या आ रहा है 1 3 कहाँ है,
3 नहीं है, ठीक है, सीधे 1 2 4, तो 3 नहीं है, तो वो कहाँ गई, वो मैंने हाइड कर दी। उसके बाद अगर आप इसको वापस लाना चाहते हो तो हाइड अनहाइड पे क्लिक करोगे और यहाँ पे अनहाइड रो पे क्लिक करोगे तो वो वापस आ जाएगी, लेकिन आपको इनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर्मेट में आएंगे, हाइड अनहाइड एंड अनहाइड रो, आप देखो यहाँ पे आ गई वापस। तो हाइड करने से क्या होता है, यानी हमारी जो लाइन होती है वो हाइड हो जाती है, यानी गायब हो जाती है, छुप जाती है, ठीक है। तो ये तो पता ही है सबको, हाइड अनहाइड। उसके बाद यहाँ पे और एक ऑप्शन है दैट इज़ कॉल्ड हाइड कॉलम। अब अगर मैं इस ए कॉलम को नहीं बी कॉलम को मतलब छुपा के रखना चाहता हूँ तो व्हाट आई विल यूज़ एट दैट टाइम, आई विल यूज़ हाइड कॉलम। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप देखो ए सी बी नहीं है, बस आया समझ। तो इनको वापस सिलेक्ट करेंगे एंड देन फॉर्मेट पे, और फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हाइड अनहाइड और यहाँ पे अनहाइड कॉलम्स, इस पर क्लिक करेंगे तो कॉलम वापस आ जाएगा। कितने ऑप्शंस आ गए, 4। उसके बाद है हाइड शीट। हाइड शीट कब शीट कब हाइड होता है, जब हमें एक शीट को, पूरे शीट को ही हाइड करना है। कितने शीट्स है, 2, 1 एंड 2। अब देखो जैसे हम शीट 1 पे हैं, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, हाइड अनहाइड पे क्लिक करेंगे एंड शीट हाइड शीट पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं शीट पे क्लिक करूँगा तो आप देखो कौन सा आ रहा है, 2, पहला नहीं है। तो वापस अगर हमें इसको लाना होगा तो कैसे लाएं, यहाँ पे जाएंगे, हाइड अनहाइड अनहाइड शीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शीट 1 आ रहा है, कौन सा वाला करना है। इट मीन्स दैट कि अगर हमने बहुत सारे शीट्स को हाइड किया तो अब अगर हम एक को ही दिखाना चाहते हैं तो देन शीट 1 पे क्लिक करेंगे एंड देन ये यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। समझ आ रही है बात। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज शीट्स। ऑर्गेनाइज शीट्स का मतलब होता है कि शीट्स को ऑर्गेनाइज करना, यानी इनको तरतीब के साथ रखना। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन है दैट इज़ कॉल्ड रीनेम शीट। क्या है रीनेम शीट का मतलब होता है, यहाँ पे देखो अभी क्या लिखा हुआ आ रहा है, शीट 2। अगर हम शीट 1 पे क्लिक करते हैं और रीनेम पे क्लिक करते हैं तो आप देखो ये रीनेम में आ जाता है, और यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ कि माई फर्स्ट शीट, ठीक। तो ये अब इसमें यही नाम रहेगा, तो दैट इज़ कॉल्ड रीनेम। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो ये रीनेम आप यहाँ पे भी कर सकते हो, इसके ऊपर क्लिक करो, राइट क्लिक करो एंड रीनेम यहाँ पे भी होगा। समझ आ रही है बात। उसके बाद फॉर्मेट में आ जाते हैं वापस। उसके बाद आता है टैब कलर। टैब का मतलब होता है ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसका कलर कैसा आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं देखो अभी मैंने ये वाला रख दिया तो आप देखो इसका कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड टैब कलर, यानी पहले वाले टैब का हम ये रखेंगे और दूसरे वाले का टैब का कलर हम कोई और रखेंगे, ये वाला, ठीक है। समझ आ रही है बात। नेक्स्ट प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट का मतलब होता है कि हम अपने शीट के अंदर जो है सिक्योरिटी लगा दें, यानी इसको पासवर्ड रखें और ताकि इसको कोई और यूज़ ना कर पाए, चेंज ना कर पाए। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिवेंट अनवांटेड चेंजेस फ्रॉम अदर्स बाय लिमिटिंग देयर एबिलिटी टू एडिट, यानी उनको आप कुछ ऑप्शंस यहीं से दोगे कि आप ये चीज़ें कर सकते हो, यानी ऐड कर सकते हो और कुछ चीज़ें ऐड नहीं कर सकते हो। जैसे हम लॉक पे क्लिक हुआ, प्रोटेक्ट पे मैं क्लिक करूँगा, अब देखो आप यहाँ पे पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट, यानी वो पासवर्ड जो आप फिर इसको वापस अगर आप अनप्रोटेक्ट करना चाहते हो वो पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं 4 टाइम्स 0 दे रहा हूँ एंड देन यहाँ पे आप देखो प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट्स ऑफ लॉक्ड सेल, यानी आप लॉक्ड सेल्स के कंटेंट्स और साथ में जो ये हमारा पूरा शीट है इसके कौन कौन से कंटेंट आप अनविजिबल, यानी जिसको हम बोल सकते हैं यानी इनको कोई एडिट नहीं करना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए। तो कौन कौन से हम यहाँ पे बोलते हैं सिलेक्ट लॉक्ड सेल्स, यानी जो भी लॉक्ड सेल्स हैं उन सब को क्या कर दो आप, नहीं, जो भी सिलेक्टेड लॉक्ड सेल्स है यानी जिनको हमने लॉक किया हुआ है उनके ऊपर पासवर्ड लगा दो। समझ आ रही है। दूसरा आता है सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल्स, यानी जो अनलॉक्ड सेल्स है उनको भी पासवर्ड लगा दो। उसके बाद आता है फॉर्मेट सेल्स, जिन सेल्स के ऊपर हमने फॉर्मेट अप्लाई किया उनको भी कर दो, यानी उनको भी चेंज नहीं होनी चाहिए। समझ आ रही है बात। इसी तरह इंसर्ट कॉलम्स भी नहीं करना चाहिए और इंसर्ट रोज भी नहीं होना चाहिए। तो ये 4-5 चीज़ें हम सेट कर देंगे, आप सबको कर सकते हो, यानी कुछ अगर आप किसी को कोई भी परमिशन नहीं देना चाहते हो तो वो आप सारे सिलेक्ट यहाँ पे करोगे, तब उस टाइम पे आप सारे सिलेक्ट करोगे। अब अगर आप कोई परमिशन देना चाहते हो तो एट दैट टाइम आप
ये वाले जो हैं अनसिलेक्टेड ही रखोगे। जैसे हम ओके करते हैं, ओके करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है री एंटर द पासवर्ड, तो यहाँ पे मैं 4 टाइम 0 दे रहा हूँ एंड देन ओके। जैसे मैंने ओके किया, अब देखो आप यहाँ पे एडिट होगा, नहीं हो रहा है। क्यों? द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड शीट, टू मेक चेंजेस अनप्रोटेक्टेड द शीट पासवर्ड। बोल रहा है कि जब तक आप पासवर्ड नहीं दोगे तब तक आप नहीं कर सकते। तो मैं बोल रहा हूँ कि ओके। तो अब ये मैं फिर से लिखने की कोशिश करूँगा तो ये नहीं मान रहा है, ठीक है। इसके साथ चेंज करना चाहूँ तो नहीं हो रही है। अब मुझे इसको अनप्रोटेक्ट करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस इसमें आएंगे तो प्रोटेक्टेशन की जगह पे आप अभी प्रोटेक्ट की जगह अनप्रोटेक्ट को पाओगे। यहाँ पे अभी था ना प्रोटेक्ट, अब है अनप्रोटेक्ट। इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आप पासवर्ड लिखोगे 4 टाइम 0 जो भी मैंने रखा था, उसके बाद ओके करोगे तो आप देखो अब मैं आराम से लिख सकता हूँ। तो ये आ गया प्रोटेक्शन। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज कॉल्ड लॉक सेल। अब लॉक और प्रोटेक्शन में क्या फ़र्क है, देखो इस वाले पे हम लॉक कर देते, यहाँ पे हम लॉक कर देते इस सेल को, किसको, इसको। तो अभी देखो आप यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख पा रहा हूँ या नहीं लिख पा रहा हूँ। तो लॉक का फिर मतलब क्या हो गया, सेल का लॉक करना का मतलब हो गया ना कि जो इसके अंदर डेटा है वो उसको लॉक कर दो। देखो इससे यही होता है, यानी हम इसके अंदर डेटा सेट नहीं कर सकते, यानी इसके अंदर डेटा नहीं लिख सकते। जैसे मैं लॉक सेल पे क्लिक करता हूँ, आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि लॉक सेल जो है, लॉक द सिलेक्टेड सेल्स टू कीप पीपल फ्रॉम मेकिंग चेंजेस टू देम, यानी वो इनको चेंज नहीं कर सकते। यू मस्ट टर्न ऑन प्रोटेक्ट शीट इन ऑर्डर टू यूज फॉर दिस फ्यूचर टू वर्क। अगर आप लॉक्ड सेल्स को देखो, इसमें और प्रोटेक्शन में क्या फ़र्क है। जब हम प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करते हैं ना, वहाँ पे हमें ऑप्शन मिलते हैं ना कि कौन कौन से आप मतलब प्रोटेक्ट करना चाहते हो, कौन से नहीं कर सकते हो, करना चाहते हो। अब अगर मुझे खाली यही वाली करनी है, कौन सी वाली, ये वाली, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा और इसको लॉक कर दूँगा। ये मैंने लॉक किया। अब वापस आएंगे, इस सारे शीट को सिलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पे आते हैं प्रोटेक्ट शीट में। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब इन सब को सिलेक्ट लॉक्ड सेल, बस मैं इसी को क्या सिलेक्ट करूँगा। चलो ये दोनों हो रहे हैं एक साथ, तो ये खाली मैंने किन दोनों को किया, सिलेक्ट लॉक्ड सेल्स एंड अनलॉक्ड सेल्स, यानी उन सेल्स को आप लॉक ये कर दो, प्रोटेक्शन कर दो जो लॉक्ड है, जिनको हमने लॉक किया हुआ है। तो यहाँ पे अनसिलेक्टेड खुद ही आ रहा है, तो अनसिलेक्टेड में भी एडिट नहीं हो पाएगा फिर, ये तो फिर इसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, है कि नहीं। ये देखो आप, इस पे भी नहीं हो रहा है तो इस पे भी नहीं हो रहा है, तो इससे क्या फ़र्क हुआ फिर लॉक करने का, समझ आ रही है। तो बस आप अभी के लिए इतना याद रख लो कि लॉक सेल जो है, इससे क्या होता है, हमारी जो सेल्स है वो क्या होती है, लॉक होती है, प्रोटेक्ट। और दूसरी चीज़ आप यहाँ पे से ये समझो कि जैसे मैं यहाँ पे प्रोटेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पहला ऑप्शन मुझे यही मिल रहा है कि सिलेक्ट लॉक्ड सेल्स, यानी लॉक्ड सेल्स जिनमें आपने लॉक किया हुआ है उनको भी आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो। समझ आ रही है बात। तो इसका मतलब है कि जिन जिन सेल्स को हम लॉक करते हैं, यानी जिनको हमने किया होगा, वो सारी सेल्स जो है यहाँ पे प्रोटेक्ट हो सकती है। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो नेक्स्ट जो है दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मेट सेल। लास्ट फॉर्मेट सेल्स का मतलब होता है कि जब आप इनमें ये वाले फॉर्मेट लगाओगे ना, जो फॉर्मेटिंग के अंदर है, कौन सा फॉर्मेट, ये वाला, नंबर, स्टाइल्स एंड सेल्स, ये सारी चीज़ें आप देखो, नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें अगर आप एक ही जगह पे करना चाहते हो तो आप फॉर्मेट पे क्लिक करोगे एंड फॉर्मेट के अंदर फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करोगे। तो देखो आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने, जनरल। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ नंबर, ठीक है, और नंबर में सिलेक्ट कर देता हूँ मैं ये वाला, समझ आ रही है। अब उसके बाद अलाइनमेंट में आते हैं। अलाइनमेंट के अंदर जो है ये इसमें रखते हैं सेंटर, ठीक, और वर्टिकल में भी रखता हूँ मैं सेंटर। उसके बाद रैप टेक्स्ट भी रखेंगे, ठीक, एंड देन टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो रहेगी लेफ्ट टू राइट, या कंटेंट ही रहने दो, कंटेंट, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है अगर आप लोगों को याद होगा। उसके बाद आते हैं फ़ॉन्ट पे। फ़ॉन्ट में मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट रखता हूँ अभी के लिए जैसे कि अल्गेरियन, और यहाँ पे बोल्ड एंड हाँ, तो उसके बाद 18, और यहाँ पे मैंने कलर कौन सा लिया, ब्लू। और उसके बाद जो है स्ट्राइक थ्रू भी मैं इसको रखना चाहता हूँ, ठीक।
उसके बाद आते हैं बॉर्डर पे। बॉर्डर के अंदर में ये वाला आउटलाइन बॉर्डर लगा देता हूँ और ऑटोमेटिक की जगह इसका कलर जो है वो ग्रीन कर देता हूँ, ठीक। और उसके बाद आते हैं फिल पे। फिल पे आने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसका कलर जो है अंदर वाला कलर वो मैं रखना चाहता हूँ, कौन सा, नहीं ये नहीं, ये वाला, ठीक है, नहीं ये वाला रखते हैं। उसके बाद जो है पैटर्न ऑफ कलर, ये जो ऑटोमेटिक रखो या ग्रेडियंट वगैरह जो आपकी मर्ज़ी, तो यहाँ पे आप कोई भी रख सकते हो, ऑटोमेटिक ही मैं रहने देता हूँ। उसके बाद लास्ट वाला आता है प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन को आप अभी छोड़ दो, लॉक्ड। उसके बाद आप कर दो ओके। जैसे आप ओके करो, आप देखो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें आ गई कि नहीं आ गई। अभी देखो आप जैसे आप टेक्स्ट लिखोगे, देखो अल्गेरियन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अंडरलाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही है ना। देखो इसको आप बड़ा कर दो, आ रहा है ना, स्ट्राइक थ्रू भी आ रहा है, .00 भी आ रहा है, और अंडर ये क्या बोलते हैं इसको, एल्गेरियन भी आ रहा है, बैकग्राउंड कलर भी। तो अगर आप ये सारी चीज़ें एक ही साथ एक कॉलम पे अप्लाई करना चाहते हो तो अब वो आप वहीं पे करोगे। अभी के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेट ले लिया, अब मैं इन सब को सिलेक्ट करूँगा तो एक साथ इन सब का हो जाएगा। समझ आ रही है बात, हाँ ना, ईजी। इसको छोड़ दो, इसमें बहुत ज़्यादा डिजिटस है, इसको इतना रखते हैं। बात आई समझ। तो फॉर्मेट में आप क्या, अब हमने लास्ट में क्या सीखा फॉर्मेट में, अगर हमें सारी चेंजेस एक ही साथ में करनी है तो फॉर्मेट सेल में आएंगे और एक एक करके सारी चीज़ें फिक्स कर देंगे इसको। समझ आ रही है बात। उसके बाद लास्ट वाली जो उसके बाद ये तो हो गया यहाँ तक। उसके बाद आता है सम। क्या आता है, सम। दिस इज कॉल्ड ऑटो समेशन भी आप इसको बोल सकते हो। तो व्हाट इज़ ऑटो समेशन, इट मीन्स दैट कि ये ऑटोमेटिकली सम करता है। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था। तो यहाँ पे हम कुछ वर्ड्स लिखेंगे। पहले तो मैं यहाँ पे इन सब को इरेज कर दूंगा। नॉर्मल वाले टेक्स्ट में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 12 लिखा, यहाँ पे मैंने 13 लिखा और यहाँ पे मैंने फिर से 12 लिखा। अब मुझे एक बात बता दो, इनका सम क्या आएगा, 17, क्योंकि ये 3 तो गई, 5 तो गई 7, गो 7, 1 1 गई, 2 तो गई 3 गई 17, एजी। अब आओ इस वाली सेल में, ये वाला जो सम है इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे समेशन की पहली वाली जो है, पहली वाले फॉर्मूला जो है वो सम की मिलेगी। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आप देखो यहाँ पे खुद ही इसने सिलेक्ट किया ऊपर से नीचे तक। आपको बस एक एंटर प्रेस करना है तो ये आपको क्या देगा, वैल्यू, यानी जो इसका रिजल्ट है। अब फिर से यहाँ पे आ जाते हैं, समेशन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो है सम पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने सम पे क्लिक किया, अभी देखो आप इसने क्यों नहीं दिखाया ऊपर से नीचे तक, बिकॉज इसमें स्पेस है, बीच में स्पेस है ना, दैट्स वाई। अब आप इसको कैसे ऐड करोगे, आप यहाँ पे आओगे और नीचे की तरफ ड्रैग करोगे, यानी सिलेक्ट करोगे। उसके बाद एंटर करोगे तो आप देखो 37 + 37 कितने हुए, हो गए ना। अब अगर आप यहाँ पे और एक वैल्यू भी दे देते हो और यहाँ पे देखो आप चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला भी सम चेंज हुआ कि नहीं हुआ। देखो फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पे अभी क्या है 37 + 10 कितने होते हैं 47, 74 + 10 कितने हुए 84। तो यहाँ पे 84 आना चाहिए और यहाँ पे 47 आना चाहिए। देखो आप जैसे मैं 10 करूँगा ना, आ गया यहाँ पे भी 47 यहाँ पे। तो दिस इज कॉल्ड, हाँ ये तो 94 आ जाएगा, बिकॉज इसमें फिर से ये डबल ऐड होगा ना, यानी 47 + 47 आएगा यहाँ पे। समझ आ रही है बात। ये इसमें इंक्रीमेंट हुआ ना 10, इसमें 2 टाइम्स 10 हुआ। क्यों, पहले तो ये वाले 10 आ गए, फिर इसके अलग से और 10। बात आ रही है समझ। अभी तक ये 37 था ना, तो उस हिसाब से ये 84 आना चाहिए था, लेकिन हमने ऊपर और एक ऐड कर दिया और इसके अंदर 10 कर दिए, तो उस हिसाब से ये 94 आ गया। बात आ रही है समझ। अब यहाँ पे हम और एक 10 ऐड कर देते हैं। अब ये कितना आना चाहिए, आना चाहिए ना। देखो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो 104 आया कि नहीं आया। तो दिस कॉल्ड ऑटोमेटिक सम। यानी आप अगर यहाँ पे इनमें अभी क्या है 13, अगर मैं इसको 14 कर दूँ तो जवाब क्या आना चाहिए, हाँ 106 आएगा एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मैं 14 ऐड कर दूंगा, देखो आप यहाँ पे 106 आएगा और यहाँ पे 48। ठीक है, क्यों आया यहाँ पे 106,
क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स ऐड होता है जो भी हम इंक्रीमेंट करते हैं, क्योंकि इसमें इंक्रीमेंट होता है, यानी ये अभी तक था 47, तो 47 अगर इस हिसाब से तो 105 आना चाहिए, लेकिन अब ये 48 बन गया इस सम की वजह से, तो इसका भी डबल इंक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा? समझ आ रही है बात? तो दिस कॉल्ड ऑटो समेशन। क्या बोलते हैं इसको? चलो दूसरी चीज़ देख लो अब। एवरेज मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था कि व्हाट इज़ एवरेज, बोर्ड पे मैंने पढ़ाया है। तो एवरेज की डेफिनेशन क्या है ज़रा बताओ? है ना, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, दैट इज़ एवरेज। तो जैसे अगर हमें इनकी एवरेज निकालनी होगी, ज़रा मुझे इसकी एवरेज बताओ क्या होगी? 10, 15 एंड 20। इसकी एवरेज क्या आएगी? एग्जैक्टली, क्योंकि 15 से पीछे जाएंगे तो 5 कदम चलने हैं, 15 से आगे जाएंगे तो 5 कदम। ठीक है, तो अब हम इसकी निकाल देते हैं एवरेज, किसकी? इस वाले सेक्शन की। तो यहाँ पे समेशन पे आते हैं एवरेज पे। जैसे मैंने एवरेज सिलेक्ट किया, आप देखो ऊपर से नीचे तक सिलेक्ट हुआ, अब मुझे यहाँ पे एंटर कर देना है। तो इसकी एवरेज जो है दैट इज, है ना, समझ आया? उसके बाद अगर हम इसकी एवरेज निकालना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन समेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एवरेज को सिलेक्ट कर देंगे। आप देखो इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट किया ना, तो यहाँ पे हम फिर से सिलेक्ट कर देते हैं इन दोनों को, ठीक, एंड देन एंटर कर देते हैं। तो 15 इज़ द एवरेज, जो कि हमने ज़बानी भी बोला था। तो ये आ गया एवरेज। उसके बाद आता है काउंट नंबर्स। काउंट नंबर्स का मतलब होता है कि आप यहाँ पे काउंटिंग कर लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने नंबर्स है। बात आ रही है समझ? यानी अगर आपको गिनने हैं कि 1 2 3 4 5 6 कितने नंबर्स है, इसमें बीच बीच में खाली भी है ना, तो अगर हम गिनेंगे ऐसे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। और दूसरी चीज़ ये भी कि हम गलत भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें स्पेस कभी कभी दिखेगी भी नहीं। तो इससे बेहतर है कि हम यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे काउंट नंबर्स पे क्लिक करें। तो यहाँ पे देखो आप, इसने काउंट नंबर कहाँ से सिलेक्ट किए? यहाँ से, लेकिन हम चाहते हैं कि ये यहाँ से लेकर बराबर नीचे तक, यहाँ तक इसको गिने। ठीक है, खाली वाले सारे, लेकिन खाली नहीं आएंगे। किया ना सिलेक्ट, उसके बाद मैं एंटर करूँगा तो कितने हैं ज़रा आप गिन लो, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, वो नहीं आती है। अब देखो आप यहाँ पे हम इस वाले में देखते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे? सम पे एंड काउंट नंबर्स पे क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे? काउंट नंबर्स। आ गई ना फार्मूला। अब देखो आप, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करूँगा, C1 to D10। इसके बाद जैसे मैं एंटर करूँगा तो कितने आ गए? यहाँ तक कितने थे? 8 है ना, समझ आया? तो इट मीन्स दैट कि आप इस तरह भी काउंट कर सकते हो, और एक कॉलम को भी, और पूरे रो को भी, और पूरे शीट को भी कर सकते हो कि हमारे शीट के अंदर कितने नंबर्स है। समझ आया बात? नेक्स्ट, मिनिमम एंड मैक्सिमम। दिस कॉल्ड मैक्स। मैक्सिमम का मतलब होता है सबसे ज़्यादा। तो जब आप इसको सिलेक्ट करोगे, नहीं पहले हम इसमें आ जाएंगे और यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे, कौन सी वाली? मैक्स, मैक्सिमम। तो यहाँ पे हम इन सब को सिलेक्ट करेंगे, इनको, इसको बोलेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू, यानी सबसे बड़ा कौन है, मैक्सिमम वैल्यू। जैसे मैं एंटर करूँगा क्या दिखा रहा है? 106। तो यही बड़ा है ना इनमें। तो अब अगर इनमें कर देते हैं तो क्या आएगा जवाब? 20। आएगा ना। तो देखते हैं, यहाँ पे मैंने मैक्स किया और इन 4 को सिलेक्ट करके एंटर कर देते हैं तो क्या आया? 20। तो दिस कॉल्ड मैक्स। सेकंड वन इज़ मिन। मिन का मतलब होता है मिनिमम, यानी कम से कम वैल्यू। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, इस तरह भी मैं सिलेक्ट करूँगा, तो इनमें आप पहले ही देखो कौन सा सबसे छोटा है? 10 है ना। जैसे मैं एंटर करूँगा तो क्या आ रहा है? दिख रहा है अब? है ना इजी। नेक्स्ट, दैट इज़ कॉल्ड मोर फंक्शंस। हाँ, जो आप अपनी तरफ से भी कर सकते हो ऐड। तो दिस मोर फंक्शंस। इसमें आप यहाँ पे सर्च करोगे, यहाँ पे लिखा है टाइप ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट यू वांट टू डू एंड देन क्लिक गो। यानी आप क्या करना चाहते हो, समेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोडक्ट, क्या लिखा मैंने? जैसे मैं गो कर रहा हूँ तो आप देखो प्रोडक्ट की फार्मूलाज आ गई सारी, है ना। अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे और ऑल फार्मूलाज पे क्लिक करोगे तो आप देखो कितनी फार्मूलाज है। ABS, ACCRINT, ACCRINTM, अक्रॉस। तो आप देखो कितनी फार्मूलाज है आपके पास, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो।
कितनी फार्मूलाज है, इनको आप देख लेना और एक एक करके इनको इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। तो फिर आपको खुद भी पता चल जाएगा, और जो जो नहीं आएगी वो आप मुझे बता देना, ठीक है।